हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल गवर्नमेंट रूल्स डिकोडेड। आज हम लोग बात करेंगे सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 along with the amendment which was brought in 2022. This is part one of the video. चैनल हमारा है गवर्नमेंट रूल्स डिकोडेड बिकॉज वी ट्राई टू डिकोड द रूल्स विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज एंड द स्मार्ट शीट्स। जैसे ये हमने एक स्मार्ट शीट बनाई है, प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेथ ग्रेचुटी। किस प्रायोरिटी में किस तरीके से डेथ ग्रेचुटी का पेमेंट होता है अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बिना वैलिड नॉमिनेशन के उसकी डेथ हो जाती है और नॉमिनेशन नहीं होता उसका, तो वो कैसे सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स को किस प्रायोरिटी में दिया जाएगा। सो दैट इज मेंशन्ड हियर, यू कैन गो थ्रू इट। पेड इन इक्वल शेयर्स पहले कैटेगरी वन में देखते हैं। ये फैमिली मेंबर्स हैं कैटेगरी वन में, इनको इक्वल शेयर्स में बांट दिया जाएगा जो भी होंगे। और अगर इनमें से कोई भी सर्वाइविंग नहीं है तो फिर ये नीचे वाले जो मेंबर्स हैं उनको इक्वल शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन। सो दिस इज डन इन दिस प्रायोरिटी। यहाँ से शुरू होते हैं, पहले विडो, फिर चिल्ड्रन बिलो 25 years, disabled children, daughters above 25 years, dependent parents and dependent disabled siblings, and these are the conditions. You can go through them. So these are the smart sheets for remembering the rules. These are some key points related to twins. अगर ट्विंस हैं तो दे विल रिसीव द फैमिली पेंशन इन इक्वल शेयर्स। अगर एक ट्विन इनएलिजिबल हो जाता है तो दूसरे को मिल जाएगा। मल्टीपल विडोज हैं तो उसमें भी इक्वल शेयर होगा। अमंग ऑल सर्वाइविंग लीगल विडोज डाइवोर्स डॉटर है तो वो भी एलिजिबल होगी, बस शर्त इतनी है कि जो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट के जीते जी फाइल होनी चाहिए, भले ही डिक्री उसकी बाद में डेथ के बाद ग्रांट हो। जुडिशियली सेपरेटेड स्पाउस भी एलिजिबल होते हैं अगर कोई भी सर्वाइविंग एलिजिबल चिल्ड्रन नहीं है तो। अगर माइनर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है तो स्पाउस को तभी मिलेगा जब वो उसके एक्चुअल गार्डियन होंगे। और मर्डर का चार्ज है या अबेटिंग उसका चार्ज है उसमें शामिल होने का, तो द पेमेंट इज सस्पेंडेड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। So these are some key points. These are some key points related to different types of pension and gratuity. कब मिलेंगे, एलिजिबल बेनिफिशियरी कौन होंगे, की कंडीशंस क्या हैं, बेनिफिट कैलकुलेशन मेथड क्या है। तो यू कैन गो थ्रू द स्मार्ट शीट्स फॉर रिवीजन। और हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ग्रेचुटी के बारे में हमने स्मार्ट शीट्स बना दी हैं और हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। ट्राई टू डीकोड द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज पुट ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग ऑन 15 दिसंबर 2003, लेकिन उसका रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है 10 जनवरी 2004। तो रूल 2 के मुताबिक इनमें से क्या सही है। He is automatically covered under NPS as his regular appointment is after 31/12/2003। हम सभी को पता है ये कि 2003 31 दिसंबर के बाद मतलब 1 जनवरी 2004 से जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए एनपीएस एप्लीकेबल था, जिसको और he is covered under CCS pension rules 2021 only if completion of training was an essential condition for appointment and he received a stipend salary। तो ये सही ऑप्शन है इसका कि वो सीसीएस पेंशन रूल्स में आएगा अगर ट्रेनिंग जो है कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग वाज एन एसेंशियल कंडीशन और उसके लिए उसको स्टाइपेंड मिला। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ विच कैटेगरी ऑफ द पर्सन इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, मतलब किस पर सीसीएस पेंशन रूल्स जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन डिफेंस सर्विस पे एप्लीकेबल है। पर्सन्स लोकली रिक्रूटेड फॉर इंडियन एस्टैब्लिशमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज, इन पे नहीं एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन पर है गवर्नमेंट सर्वेंट्स कन्फर्म टेम्परेरी स्टेटस बिफोर 31/12/2003, इन पे एप्लीकेबल है, इन पे भी एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडर रूल 3, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। तो लोकल फंड जो है वो फंड है जो गवर्नमेंट के कंप्लीट और डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, उसे लोकल फंड कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर परमानेंटली हो गया है फ्रॉम अ नॉन पेंशनेबल पोस्ट टू अ पेंशनेबल पोस्ट और वो चाहते हैं कि वो प्रीवियस पेंशन रूल्स में ही कवर हों। तो रूल 4 के अंतर्गत क्या टाइमलाइन है, क्या 1 साल की टाइमलाइन है, नहीं, क्या 6 महीने की टाइमलाइन है, यस 6 months फ्रॉम दी ट्रांसफर ऑर्डर और 6 months फ्रॉम रिटर्न फ्रॉम लीव, विच एवर इज लेटर, जो भी इनमें से देर में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। In case of a government servant who dies on 15th June,
रूल 5 क्या कहता है, तो भाई जो डेट ऑफ डेथ है इट इज ट्रीटेड एज अ कंप्लीटेड वर्किंग डे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और एक बुक छपवाना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेके इन द डिपार्टमेंट, इन द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इफ व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलिंग टू गेट प्रायर क्लियरेंस, प्रायर क्लियरेंस नहीं लेते तो इट विल बी ट्रीटेड एज ग्रेव मिसकंडक्ट अलाउइंग फॉर विद होल्डिंग और विड्रॉल ऑफ पेंशन। Next question: who is the competent authority to withhold pension for a pensioner who retired from a post for which an authority subordinate to the president was the appointing authority? तो ये 2022 का अमेंडमेंट है जिसमें सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को जो है ये पावर दी गई है पेंशन विदहोल्ड करने की। Under Rule 8, if the President orders recovery of pecuniary loss from a pension, what is the standard maximum rate of recovery? तो याद रखेंगे भाई, जो 1/3 है पेंशन का एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वही मैक्सिमम रेट ऑफ रिकवरी है, उससे ज़्यादा रिकवरी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा भी है, रूल 8(6) स्टेट्स दैट रिकवरी शेल नॉट बी मेड एट अ रेट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द पेंशन। A government servant retires while under suspension with his pending departmental proceedings. What happens to his gratuity under Rule 8? तो gratuity तब तक नहीं दी जा सकती जब तक proceedings conclude नहीं होंगी। तो no gratuity shall be paid until the conclusion of proceedings and final orders. Rule 8(4)(c) के मुताबिक if the secretary of a ministry passes an order withholding a pension, where does the appeal lie? तो 2022 के अमेंडमेंट में सेक्रेटरी को विदहोल्ड करने की पावर दी गई है, तो जो अपील होती है वो माननीय प्रेसिडेंट के पास होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Rule 86AB inserted in 2022 states that an appeal against an order passed by an authority other than the president lies to the president. Now, service rendered by a government servant before attaining the age of 18 years counts as qualifying service for all purposes? नहीं. Counts only for family pension? नहीं. Shall not count except for military service counting under Rule 20. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे लिखा भी है, रूल 11 कहता है कि सर्विस बिफोर 18 इयर्स डज नॉट काउंट एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री सर्विस केसेस अंडर रूल 20। तो हमारा जो है इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट वेंट मिसिंग ऑन 1 जनवरी 2023, एफआईआर हुई 10 जनवरी 2023, फैमिली ने क्लेम सबमिट किया 1 फरवरी 2023, तो रूल 51 क्या कहता है, करेक्ट लीगल पोजीशन क्या है? तो भाई इसमें देखिए, जो फैमिली पेंशन है या रिटायरमेंट ग्रेचुटी है वो 6 मंथ्स के बाद दी जा सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग द एफआईआर। तो 6 महीने बाद से ही दी जा सकती है। तो जो एफआईआर लॉन्च की है इन्होंने वो कब की है, 10 जनवरी, मतलब 10 जुलाई के बाद ही मिल पाएगी। डेथ ग्रेचुटी इज पेएबल ओनली आफ्टर 7 ईयर्स और इफ डेथ इज कॉन्क्लूसिवली एस्टेब्लिश्ड। तो डेथ जो ग्रेचुटी है वो 7 साल के बाद दी जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग द एफआईआर, या उससे पहले अगर डेथ कॉन्क्लूसिवली एस्टेब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी। मिस्टर अनिल रिटायर्स विद 9 years and 9 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखेंगे कि किसी में 9 महीने, 9 साल 9 महीने या उससे ज़्यादा और 10 साल से कम की अगर क्वालिफाइंग सर्विस है तो क्या होगा, उसका जो एंटाइटलमेंट है वो क्या माना जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 9 साल 9 महीने से ज़्यादा और 10 साल से कम अगर किसी की सर्विस है तो उसको राउंडेड कर दिया जाता है 10 years फॉर पेंशन एलिजिबिलिटी, क्योंकि पेंशन एलिजिबिलिटी के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको रखा गया 10 साल। तो यहाँ पर अगर 9 साल 9 महीने से ज़्यादा है तो उसे भी हम क्या मान लेते हैं, राउंड ऑफ करके एलिजिबल मान लेते हैं, ही विल रिसीव अ पेंशन, उनको पेंशन मिलेगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि 50% ऑफ द इमोल्यूमेंट्स होती है। तो अगर उसके इमोल्यूमेंट्स जो है, एवरेज इमोल्यूमेंट्स 1 लाख है, तो ही विल रिसीव अ पेंशन ऑफ ₹50,000। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अंडर रूल 9। रूल 9 में कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट हैं? तो देखते हैं भाई, पहला है, अ रिटायर्ड ग्रुप ए ऑफिसर नीड्स परमिशन फॉर कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 year ऑफ रिटायरमेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द ऑफिसर वॉज परमिटेड टू टेक अप दैट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है।
फिर उसके बाद बात करते हैं सेटिंग अप अ कंसल्टेंसी प्रैक्टिस इन एन एरिया related to official experience by an officer with no professional qualification is considered commercial employment। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर है एम्प्लॉयमेंट अंडर अ पीएसयू रिक्वायर्स प्रायर परमिशन अंडर रूल 9, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1, 2 एंड 3। A government servant with 4 years of service acquires a disability. The medical board declares him unfit for further service. तो अंडर रूल 39 कैन ही बी ग्रांटेड एन इनवैलिड पेंशन? बिल्कुल इनवैलिड पेंशन उसको मिल सकती है, लेकिन ही वॉज एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर फिट एट द टाइम ऑफ हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट। तो अगर ऐसा हुआ है तो उसको इनवैलिड पेंशन दी जा सकती है। बस कंडीशन क्या है? ही शुड हैव बीन एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर्ड फिट एट द टाइम ऑफ हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट। तो ये रूल 39 जो है मेजर एक्सेप्शन है, जिसमें कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स इवन बिफोर कंप्लीटिंग 10 years ऑफ सर्विस shall be granted an invalid pension at 50% of emoluments provided they were examined and declared fit by the appropriate medical authority at the time of appointment। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों की नई जॉब लगती है उनके लिए ध्यान देने वाली बात है कि भाई उनको इसी वजह से कहा जाता है कि वो अपना क्या करा लें, मेडिकल करा लें बाय अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी। उसके बाद बात की गई है श्रीमती बी रिजाइंस फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू ज्वाइन डिपार्टमेंट वाई with proper permission। There is a 10-day gap between relief and joining due to the stations being in different cities। 10 दिन का गैप है, तो इस गैप को कैसे हैंडल किया जाता है? तो भाई गैप नॉट एक्सीडिंग ज्वाइनिंग टाइम shall be covered by grant of leave due or formal condonation and past services not forfeited। तो गैप जो है ज्वाइनिंग टाइम के बराबर, ज्वाइनिंग टाइम के बराबर जो गैप है उस, तो यहां पर जो गैप है नॉट एक्सीडिंग ज्वाइनिंग टाइम shall be covered by grant of leave due or formal condonation and past services not forfeited। तो ये ध्यान रखेंगे कि वो ज्वाइनिंग टाइम से ज्यादा नहीं है अगर, तो वो कवर हो जाएगा। नाउ this is as per rule 26 2 and 4। Resignation to take up another government post with permission does not forfeit service and gaps within joining time limits are regularized। Now Mr. C resigned from a central government post to join a private sector consultant, ये याद रखेंगे, firm and now wishes to withdraw resignation after 60 days। No, can he? No, बिल्कुल नहीं। Withdrawal is not permitted। resignation नहीं withdraw कर सकते भैया। अगर आपने प्राइवेट कॉमर्शियल कंपनी ज्वाइन करने के लिए रेजिग्नेशन दिया है तो विड्रॉल इज नॉट परमिटेड। रूल 26(6) explicitly prohibits accepting withdrawal of resignation if the intent was to join a private company। तो याद रखेंगे इसको, कोई परमिशन नहीं मिलेगी रेजिग्नेशन के विड्रॉल के लिए। Now Mr. D retires on 31st October। He was under suspension from 1st January to 30th April of the same year but was reinstated with a minor penalty। How are his average emoluments calculated? The period of suspension is disregarded and an equal period before the 10 months is included। मतलब 10 months पूरे करने के लिए पीछे का जो उनका पीरियड है उतना ही वो इंक्लूड कर लिया जाता है और पीरियड ऑफ सस्पेंशन को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एमोल्यूमेंट्स। तो रूल 32(3) के अंतर्गत अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन में था फॉर अ पीरियड नॉट काउंटिंग एज सर्विस ड्यूरिंग द लास्ट 10 months, तो उस पीरियड को हम डिसरिगार्ड करके एक इक्वल पीरियड जो है पीछे का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 महीने शॉर्ट पड़ रहा है, 5 महीने शॉर्ट पड़ रहा है, तो हम पीछे के 4-5 महीने ले लेंगे और 10 months का एवरेज इमोल्यूमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए लेंगे उसको। मिस्टर ई वॉज प्रमोटेड नोशनली Mr. E was promoted notionally from a retrospective rate by a review DPC after his retirement। How does this affect his pension? तो भाई मिस्टर ई का प्रमोशन हुआ फ्रॉम अ रेट्रोस्पेक्टिव डेट बाय अ रिव्यू डीपीसी, तो उससे उनकी पेंशन पर क्या असर पड़ेगा? तो भैया देखो पेंशन पर क्या है, अगर उनका हो गया है रिवीजन तो उनकी पेंशन को भी रिवाइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दी हायर पे स्केल फिक्स नोशनली फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन। तो पेंशन भी क्या होगी, रिवाइज होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ ये आंसर देखो इसमें लिखा भी है रूल 31(10)(2) कि नोशनल पे इंक्रीजेस ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन बाय अ रिव्यू डीपीसी एंड ट्रीटेड एज एमोल्यूमेंट्स फॉर पेंशन।
अब मिस्टर जी जो है वो कंपलसरी रिटायर हो गया एज पेनाल्टी, द अथॉरिटी ग्रांट्स हिम अ पेंशन एट 2/3 ऑफ द फुल सुपरएनुएशन रेट, इज दिस परमिसिबल? तो पेनाल्टी में जो पेंशन का रेट है वो 2/3 रखा है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो उनको 2/3 से लेके फुल के बीच में पेंशन ग्रांट कर सकती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे है रूल 40 का जो वन पार्ट है वो कहता है सब क्लॉज 1 की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन ग्रांट अ पेंशन एट अ रेट नॉट लेस देन 2/3 एंड नॉट मोर देन फुल सुपरएनुएशन पेंशन। Next question, Mr. H seeks voluntary retirement after 20 years of service. He is currently under suspension. Can his request be accepted? तो भाई ये वॉलंटरी रिटायरमेंट है, सस्पेंशन में देना चाहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट की एप्लीकेशन, तो क्या हो सकता है? तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ही उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। फिर देखो ये लिखा हुआ रूल 43 स्टेट्स दैट इफ अ जीएस इज अंडर सस्पेंशन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट अ वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस। फिर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनकी 19 साल 10 महीने की सर्विस हो गई और वो 3 मंथ और अबव को 6 मंथ जो हम ट्रीट करते हैं क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, जो ग्रेचुटी के लिए, तो वही रूल वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं 20 साल पहुंचने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। क्या अलाउड है? नो, ये केवल ग्रेचुटी के लिए है, पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए है। राउंडिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग द 20-year एलिजिबिलिटी फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है मिस्टर आई रिटायर्स विद 9 years and 10 months ऑफ सर्विस, तो व्हाट इज हिज पेंशन स्टेटस? तो पेंशन मिलेगी, क्योंकि 9 साल 9 महीने से ज्यादा का अगर टाइम है तो वो जो है 10 साल से कम है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 10 मान लेते हैं फॉर eligible, making him eligible for pension. Rule 44(8) as per Rule 44(8). Now, next question 24. Family pension is payable to twin children. One twin becomes ineligible. What happens to that twin share? तो वो दूसरे twin को चला जाता है. It reverts to other twin child. Now, question number 25 देखें. A daughter is filing for divorce. Her father, the government servant, dies while the case is pending. The divorce is granted after his death. Is she eligible? तो अभी हमने देखा था शुरू में, टेबल पे भी लिख रखा है हमने ये स्मार्ट शीट्स में कि provided the divorce proceedings were filed in court during the lifetime of the government servant, अगर ऐसा हुआ है तो she will be eligible, भले ही डिक्री बाद में हुई हो। That is here. In a missing case, when does death gratuity, the difference between retirement and death gratuity, becomes payable? तो पढ़ा है अभी हम लोगों ने, कब होगा ये? Only after 7 years from the date of FIR or when death is conclusively established. 27 देखते हैं. Mr. L, a Group A officer, retires and immediately joins a firm as a consultant. He did not seek permission. What action can the government take? तो भैया जैसा हम लोगों ने देखा था कि परमिशन लेनी है, ग्रुप ए ऑफिसर 1 साल तक कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, तो ये देखो इसमें क्या है, डिक्लेयर ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू पेंशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर गिविंग हिम अ शो कॉज नोटिस। बिल्कुल होगा उनके अगेंस्ट, ये शो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा और डिक्लेरेशन भी इस तरीके का किया जा सकता है। तो ये जो है क्या है, क्योंकि ग्रुप ए ऑफिसर 1 साल तक कोई भी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। उसके बाद यह है देखिए रूल 98 अलाउज द गवर्नमेंट टू विदहोल्ड पेंशन फॉर अनऑथराइज्ड कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 year ऑफ रिटायरमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज एंड हिज वाइफ इज चार्ज विद हिज मर्डर. हु रिसीव्स द फैमिली पेंशन ड्यूरिंग द ट्रायल? तो इसमें किसको फैमिली पेंशन मिलेगी? तो अदर एलिजिबल फैमिली मेंबर्स, एग्जाम्पल चिल्ड्रन, बट थ्रू अ गार्जियन हु इज नॉट द मदर। मतलब जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट का रिलेटिव है, चार्ज रिलेटिव है, वो गार्जियन नहीं होना चाहिए। The rule 14C and D state that if the person eligible is charged with murder, the pension is paid to the next eligible member. The charged parent cannot act as guardian minded. Family pension is shared between two widows. One widow dies. What happens to her share? तो एक विडो अगर मर जाती है तो उसके शेयर को क्या होता है? इट लैप्सेस टू गवर्नमेंट? नहीं, इट बिकम्स पेएबल टू हर एलिजिबल चिल्ड्रन और इफ नो चिल्ड्रन टू द अदर विडो। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वो जो है अगर विडो मर जाती है तो उसके बच्चों को दिया जाएगा। हाँ, अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो फिर वो दूसरी विडो को पूरा दे दिया जाएगा। तो रूल 58C and D ensure that the share does not lapse but goes to her children
और द अदर विडो। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, आंसर बी। नाउ इन कैलकुलेटिंग द 10 मंथ एवरेज एमोल्यूमेंट्स व्हाट इज द फैक्टर यूज फॉर अ मंथ विद 31 डेज। मतलब अगर किसी महीने में 31 डेज हैं तो भी हम उसको 30 डेज ही ट्रीट करते हैं। द फॉर्मूला इज 30/30 बिकॉज एवरी मंथ इज ट्रीटेड एज 30 डेज फॉर दिस फॉर्मूला, फॉर द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इमोल्यूमेंट्स। मतलब एवरेज इमोल्यूमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो वो 30 डेज इन अ मंथ ही माने जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल डेज इन अ मंथ, प्रोपोर्शनेट अगर कैलकुलेशन करना है तो। Now, a government servant makes a nomination for gratuity in favor of his friend while unmarried. अनमैरिड था तो उसने अपने दोस्त को नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन फिर उसकी शादी हो गई, तो क्या होगा नॉमिनेशन का? तो भैया नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास क्या है, परिवार है। तो जब परिवार होगा तो परिवार के हिसाब से प्रायोरिटीज उसकी डिसाइड होंगी, तो नॉमिनेशन जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब भैया ये हमारे जो है कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जानते हैं केवीएस एनवीएस ईएमआरएस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। तो भाई देखो हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बहुत मेटिकुलसली क्राफ्ट किए हैं, केस स्टडीज बनाई हैं, तो ज़रूर आप पे काम आएंगे। तो मिस्टर राजन, अ ग्रुप बी ऑफिसर, रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2023। His appointing authority was an officer subordinate to the president. 6 months after his retirement, a departmental inquiry instituted while he was in service concluded that he was guilty of grave negligence that caused a pecuniary loss of 10 lakhs to the government. The inquiry report was submitted to the Secretary of Administrative Department. अब क्वेश्चन क्या है, देखो भाई ये केस स्टडी है। Who is the competent authority to pass the final order regarding his pension and what can be the nature of the order? तो भाई 2022 का रूल ये कहता है कि जो सेक्रेटरी साहब हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं टू पास एन ऑर्डर इन राइटिंग टू विद होल्ड और विदड्रॉ अ पेंशन। तो सेक्रेटरी साहब ये कर सकते हैं किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भी, और जितना उसके लिए फॉर अ पेंशनर हुज अपॉइंटिंग अथॉरिटी वाज सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। तो ये हो सकता है। फिर उसका दूसरा क्या, व्हाट आर द लिमिट्स ऑन द रिकवरी ऑफ पेक्यूनरी लॉस। तो वो जो है उसके लिए कहा है कि भाई कोई भी रिकवरी है, इट शेल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द पेंशन एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ रिक्वायरमेंट रिटायरमेंट। फर्दर द पेंशन कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो द मिनिमम लिमिट ऑफ 9,000। मतलब 1/3 की तो लिमिट है ही है, लेकिन मान लो उसकी पेंशन ही 9,000 है, तो उसमें 9,000 से कम हम रिड्यूस नहीं कर सकते। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, डज मिस्टर राजन हैव अ राइट टू अपील। बिल्कुल, क्योंकि जो है उनके सेक्रेटरी साहब ने उनकी पेंशन विद होल्ड की है, तो वो माननीय प्रेसिडेंट को अपील कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर पास करेंगे आफ्टर कंसल्टिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो है हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं भाई, अ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्वाइव्ड बाय द फॉलोइंग फैमिली मेंबर्स। एक गवर्नमेंट सर्वेंट की मृत्यु हो जाती है और उसके घर में 2 जुड़वा बच्चे हैं जिनकी एज 23 है, दोनों अनमैरिड हैं और करंटली अनएम्प्लॉयड हैं। एक बेटी है 28 साल की, who is a divorcee. Her divorce proceedings were filed in a competent court while the government servant was alive, but the final decree was granted after that. ठीक है भैया, अभी पढ़ा हमने। A younger brother with a 100% permanent disability who was wholly dependent on the deceased. तो भैया देखो ये उसके फैमिली में लोग हैं, तो हमारी पहली जो शीट है वो मदद करेगी समझने में। Who among the survivors will receive the family pension first and in what manner? तो फैमिली पेंशन पहले तो ट्विंस को जाएगी, क्योंकि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 25 हैव प्रायोरिटी ओवर दोज अबव 25। तो भैया उनको जो है जाएगी पहली प्रॉपर्टी, और क्योंकि वो ट्विंस हैं तो उनको बराबर बराबर दी जाएगी। फिर उसके बाद अगर एक ट्विन जो है उसमें से नहीं होता है एलिजिबल, मतलब या तो 25 साल का हो जाता है या अर्निंग शुरू कर देता है, तो उसका जो शेयर है वो दूसरे ट्विन को चला जाएगा। सो दैट इज आवर ऑप्शन answer for question part 1. Now second part is the divorced daughter eligible for family pension? Explain the criteria. तो divorced daughter जो eligible होती है family pension के लिए, even though she is over 25 years old, तो रूल क्या कहता है कि divorced daughter तभी eligible होगी अगर divorce proceedings जो है वो पहले फाइल कर दी जाए कोर्ट में, तो जो है क्या होगा, डाइवोर्स डॉटर एलिजिबल होगी। भले ही डाइवोर्स जो है वो डेथ के बाद आती है, डिक्री बाद में आती है, लेकिन जो केस है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल करना है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके जिंदा रहते ही। फिर उसके बाद तीसरा क्या, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड द डिसेबल्ड सिबलिंग बिकम एलिजिबल फॉर पेंशन। तो डिसेबल्ड सिबलिंग को कब मिलेगी पेंशन? जो डिसेबल्ड सिबलिंग है इज इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बट इज रैंक्ड लास्ट, लास्ट रैंकिंग होती है।
he will only become eligible for the family pension if there is no surviving widow, widower, no eligible children, including the divorced daughter, and no surviving dependent parents. The siblings must also meet the dependency criteria, meaning his overall income must be less than the entitled family pension plus dearness relief. तो यहाँ पर जो है, जो हमारी फर्स्ट पेज पे स्मार्ट शीट है, उससे आपको मिल जाएगी पूरी हेल्प, पूरा क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें तो हमने एक्सप्लेन किया ही किया है। लास्ट क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्टिव हमारा, कि मिस्टर सुरेश जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और वो जो है विद इन 15 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस went missing on 1st January 2024 while on duty. His family lodged an FIR on 5th January 2024. The police provided a report on 1st July stating that Mr. Suresh could not be traced despite of all efforts. तो भाई कैसे ट्रेस होंगे? तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अर्लीस्ट डेट ऑफ द फैमिली कैन बिगिन रिसीविंग द फैमिली पेंशन एंड फ्रॉम व्हाट स्पेसिफिक डेट इज द पेमेंट इफेक्टिव। तो ये कह रहे हैं कि अर्लीस्ट डेट क्या है। तो भाई देखो, पेमेंट जो होता है फैमिली पेंशन का, वो 6 महीने की एक्सपायरी से पहले नहीं किया जा सकता। 6 महीने किससे? फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग द पुलिस रिपोर्ट एफआईआर। सिंस द एफआईआर वाज लॉज्ड ऑन 5th जनवरी, तो 5th जुलाई से पहले पेमेंट नहीं होगा, उसके बाद ही में होगा। हाउएवर द पेंशन इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एफआईआर or the day following the date up to which he was last paid, whichever is later। तो ये जो है याद रखेंगे कि भाई 6 महीने जो है उसके लिए है, किसके लिए? फैमिली पेंशन के लिए। और 5 जनवरी को अगर हुआ था तो 5 जुलाई लगेगा ही लगेगा। फिर क्या, विच ग्रेचुटी, रिटायरमेंट और डेथ इज इनिशियली पेएबल एंड व्हेन डज द अदर बिकम पेएबल? तो इनिशियली ओनली द रिटायरमेंट gratuity is payable to the family after the 6 months waiting period. The death gratuity, which is the difference between death and retirement gratuity, only becomes payable after the death of the employee is conclusively established। तो डेथ के बाद ही होती है, और ये जो है इसके लिए फॉर्म्स लगाने पड़ते हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा, डिड यू लाइक द वीडियो? और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि वी शुड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, तो विल डू दैट। स्टे ट्यून्ड, और share the video and subscribe to the channel if not yet done. Thank you.